गेहूं की बोरियों से घिरे 9 लोग भूख से मर गए हैं। गेहूं हम जानते हैं, भूख हम जानते हैं, लोगों को भी हम जानते हैं। लोग सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भूख नहीं। पर ये कोई आम लोग नहीं थे। ये कहानी है कुछ बेनाम नायकों की, जिन्होंने मरना चुना ताकि दुनिया को खाना मिल सके। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर देखिए। ये बिल्डिंग ग्लोबल सीड वॉल्ट है, यानी बीजों का भंडार। आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच बना है। नाम है स्वालबर्ड। इस बीज भंडार में दुनिया भर की फसलों के बीज रखे गए हैं। यूं तो दुनिया में 1000 से ज्यादा बीज भंडार हैं, लेकिन स्वालबर्ड खास है। ये बाकी दुनिया से दूर है, सभ्यता से दूर, मतलब युद्ध से दूर। कंक्रीट की मोटी छत के नीचे पहाड़ों में 430 फीट नीचे डीप फ्रीजिंग में सारे बीज रखे गए हैं। ये सारा इंतजाम इसलिए किया गया ताकि अगर कभी दुनिया की फसलें नष्ट हो गई तो ये बीज भंडार काम आएगा। यहाँ भारत के बीज भी हैं, पाकिस्तान के भी, साउथ कोरिया के भी और नॉर्थ कोरिया के भी। कुल मिलाकर 10 लाख की वैरायटी के बीज यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो एक सवाल उठता है, बीज भंडार की जरूरत क्या है? इंसानी सभ्यता की शुरुआत से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया की सारी फसलें एक साथ नष्ट हो गई हों। फिर ये बीज भंडार पर इतनी तवज्जो क्यों? इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक कहानी। बात सोवियत यूनियन की है। साल 1920 सोवियत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया, सोवियत यूनियंस ब्यूरो ऑफ अप्लाइड बॉटनी। डायरेक्टर बने एक दिग्गज वैज्ञानिक, निकोलाई वाविलोव। 1887 में पैदा हुए वाविलोव ने भयंकर अकाल और भुखमरी का दौर देखा। बल्कि सोवियत इतिहास का ये दौर देखें तो लगभग हर कुछ साल बाद एक अकाल पड़ता था। और ये समस्या अकेले रूस की नहीं थी, दुनिया भर में अकाल पड़ते थे। वाविलोव को एक ही सनक थी, भुखमरी और अकाल का अंत। इसका एक रास्ता उन्हें दिखाई दिया, जेनेटिक्स, यानी पेड़ पौधों के जीन में बदलाव, ताकि वो कीड़ों और खरपतवार से बेहतर डील कर सके। जंगली पेड़ पौधे हमारी आम फसलों से इस मामले में बेहतर होते हैं। इसलिए वाविलोव ने सोचा दोनों के गुण मिलाए जाए और 2 और 2 5 हो जाए, एक नई किस्म इजाद हो। आज हम इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन तब ऐसा सोचने वाले वाविलोव पहले थे। तो वाविलोव साहब ने इसी ख्याल के साथ अपना बस्ता पकड़ा और निकल गए दुनिया की सैर में। 5 महाद्वीप, 64 देश, 3,80,000 बीज के सैंपल, ये सब इकट्ठा करने के बाद वाविलोव वापस लौटे और शुरू कर दिए अपने परीक्षण। 1920 की शुरुआत की। 1939 आते आते 25,000 लोग वाविलोव के अंडर काम करने लगे। तमाम तरह के बीज बनाए गए, उनकी खेती की गई और नए बीज इकट्ठा किए गए। वाविलोव को लगने लगा कि जल्द ही दुनिया भुखमरी से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन फिर एक दिक्कत शुरू हो गई। नाजियों को तो आप जानते ही हैं, कौन थे, क्या करते थे। नाजियों को लगता था कि जर्मन कॉम का डीएनए अलग है, इसलिए वो बाकियों से श्रेष्ठ होते हैं। इसी सनक के चलते नाजी वैज्ञानिक जेनेटिक्स में खासी दिलचस्पी लेने लगे। ये बात यूँ आम है, मतलब हम सभी इससे वाकिफ हैं। जो बात कम लोगों को पता है वो ये कि सोवियत वैज्ञानिक भी सनकी थे। उनकी सनक दूसरी थी। स्टालिन के दौर में एक विचारधारा शुरू हुई, जिसके अनुसार जेनेटिक्स का इंसान पर कोई असर नहीं होता। इंसान को जिस आकार में चाहे ढाला जा सकता है, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नर्चर और नेचर की ये डिबेट आज के वक्त में बचकानी समझ जाती है, मतलब आपको सुनने में लग सकती है, लेकिन तब देशों की नीतियां इससे तय होती थी। सोवियत प्रमुख जोसेफ स्टालिन का एक गुर्गा हुआ करता था, ट्रोफिम लिसिनको। ये वैज्ञानिक ही था। उसने सर्दियों में बोरियों भर मटर उगाकर दिखा दिए स्टालिन को, और इसलिए स्टालिन का चहेता बन गया। हालांकि ये बात झूठी थी। मटर उतने ही उगे जितने उगते थे, आंकड़ों में हेरफेर किया गया था। इसके बाद उसने दावा किया कि वो साइबेरिया में नींबू उगाकर दिखाएगा। फसलों के बारे में कुछ भी जानने वाला कहेगा चल झूठे, लेकिन स्टालिन मान गया, क्योंकि वो पहले ही मान गया था कि प्राकृतिक गुणों का कोई महत्व नहीं है। हम कहेंगे नींबू से उग तो वो बर्फ में भी उग जाएगा। नींबू तो नहीं उगे, लेकिन लिसिनको को स्टालिन ने सोवियत विज्ञान का चश्मो चिराग बना दिया। जो लिसिनको कहेगा अब वही होगा। लिसिनको ने सबसे पहले कहा वाविलोव को जेल में डालो। वाविलोव जेनेटिक्स में भरोसा रखता था, इसलिए दुश्मन था। साल 1940 की बात है। वाविलोव यूक्रेन में बीज इकट्ठा कर रहे थे। सोवियत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया गुलाग में। गुलाग यानी कि साइबेरिया में बने बंदी कैंपस।
वाविलोव के जाने के बाद उनकी संस्था में काम कर रहे वैज्ञानिकों में डर बैठ गया। अगला नंबर किसी का भी हो सकता था, हालांकि नंबर किसी का भी नहीं आया। 1941 में जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। अब किसे पड़ी थी वैज्ञानिकों की? सैनिक चाहिए थे। सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जर्मन भारी पड़े। लेनिनग्रेड को सब तरफ से घेर लिया गया, सीज डाल दी गई। इसके बाद शुरू हुआ मजबूरी का एक लंबा दौर। जर्मन फौज का एक ही प्लान था, भूखे मरने दो इन्हें। कुछ महीनों तक तो लोगों ने जैसे तैसे काम चलाया, फिर हिम्मत जवाब देने लगी। खाना खत्म होने लगा। पहले लोगों ने राशनिंग की, एक दिन में एक आदमी को 250 ग्राम ब्रेड मिली। फिर जब वो भी खत्म हो गई, लोगों ने जो मिला खाना शुरू कर दिया। कुत्ते बिल्ली गायब होने लगे, यहाँ तक कि चमड़ा, लिपस्टिक और फर से बने कोट भी खाने शुरू कर दिए। विडंबना ये थी कि इस पूरी कवायद के दौरान अन्न का एक पूरा भंडार लेनिनग्राड के बीचों बीच खड़ा था। ये वाविलोव का इंस्टीट्यूट था, जिसमें अब तक लाखों बीज इकट्ठा हो चुके थे। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों की हालत भी बाकियों जैसी थी। खाने को कुछ नहीं था, लेकिन सलाम उनके जज्बे को, उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं चखा। नाज़ी इस बीज भंडार के फिराक में थे। भूखे लोग इस बीज भंडार को लूटना चाहते थे। सरकार उन्हें प्रताड़ित कर चुकी थी। वो चाहते तो कर सकते, भाड़ में जाए, मतलब ये कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरवाजा अंदर से बंद कर खुद को बीज भंडार में कैद कर लिया, क्योंकि उन्हें दुनिया की परवाह थी। ये इल्म था कि युद्ध जब रुकेगा तब हथियार बेस्वाद हो जाएंगे, तब खाना ही होगा जो काम आएगा। आगे क्या हुआ, उससे पहले सवाल उस जवाब का जो पहले पूछा था। जब हजारों सालों में फसलें खत्म नहीं हुई तो बीज बचाने की इतनी चिंता क्यों? एक आंकड़ा बताते हैं आपको। टाइम मैगजीन के अनुसार मात्र 30 फसलें दुनिया के 95% आबादी का पेट भर रही हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया का खाने पीने का अंदाज एक ही जैसा होता जा रहा है। अमेरिका 1990 के बाद अपनी 90% फसलें खो चुका है। चीन आज से 70 साल पहले जितने तरह के चावल उगाता था, उसका 10% अब उगाता है। भारत में भी हमारी पारंपरिक फसलें खत्म हो गई है। ऐसे में यदि फसलों की कोई नई बीमारी पैदा हुई जिसका वक्त पर इलाज न ढूंढा जा सका, तो हो सकता है सब फसलें खत्म हो जाए। अगर अभी भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो कोविड-19 याद कर लीजिए। बहरहाल कारण और भी हैं जिनसे खाने का संकट पैदा हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी, और इन हालातों में सबसे पहले खाना चाहिए होगा। और इसी वैज्ञानिक दूरदृष्टि ने उन सोवियत वैज्ञानिकों को वो जज्बा दिया कि वो मरने को तैयार हो गए, लेकिन बीज भंडार का इस्तेमाल नहीं किया। भूखे रहे, कुछ और इंतजाम किया, और वो भी 1-2 महीने के लिए नहीं। जर्मनों के सीज पूरे 872 दिन चली थी। इस दौर की कई कहानियां ऐसी हैं कि विश्वास नहीं होता। 9 वैज्ञानिक थे। किसी की लाश टेबल से सिर टिकाए हुए मिली, कोई जमीन पर लेटा हुआ था, कोई बैठे बैठे ही मर गया। असली दर्दनाक बात, जब उनकी लाश निकाली गई, उनमें से एक के हाथ में मूंगफली के 6 दाने थे। उधर उनके लीडर वाविलोव गुलाग में बंद थे। उनका अंत भी लगभग इतना ही दर्दनाक हुआ। उन्हें मेहनत मजदूरी करवाई गई और ऊपर से दिन रात टॉर्चर। कहा गया, स्वीकार करो तुम्हारा विज्ञान गलत है। 400 साल पहले भी ऐसा ही एक सवाल एक और वैज्ञानिक से किया गया था, गैलीलियो ने जवाब दिया था, माफी मांगता हूं अगर आपको बुरा लगा, लेकिन सच यही है कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। वाविलोव इससे एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, अंजाम भुगता। बीजों का भंडार खड़ा करने वाला यह महान वैज्ञानिक भूख से मारा गया। सोवियत रूस में जब स्टालिन का दौर खत्म हुआ, लोगों को दोबारा वाविलोव याद आए वो 9 वैज्ञानिक जो दूसरों के भोजन के लिए खुद भूखे मर गए। उनके सम्मान में सोवियत सरकार ने नीति में बदलाव किया। वाविलोव हीरो बन गए। इसके बाद दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और वाविलोव का सप्ताह आगे बढ़ाया। दुनिया भर में बीजों के भंडार बनाए गए। इनमें से कई युद्ध और बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं, इसलिए बाद में आर्कटिक जैसी जगहों पर भी बीज भंडार बनाए गए ताकि युद्ध और बाढ़ से बचे रह सकें। बहरहाल, इसी से आज के एपिसोड को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। मेरा नाम सोनल है। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।